मैनेजमेंट, और फिर 8 तारीख को करेंगे रिलेशनशिप मैनेजमेंट। 3 सेशन था। सबसे पहले सेशन में हमने बात की थी सक्सेस की, कि सक्सेस क्या है और सक्सेस और हैप्पीनेस का क्या रिलेशनशिप है, और अगर सही सक्सेस मिलती है तो उसके साथ साथ हैप्पीनेस आती है, लेकिन सक्सेस अगर सही नहीं होती है तो हैप्पीनेस नहीं आती। अब ये आप बताएं रहमान साहब कि स्क्रीन को देख पा रहे हैं आप? हेलो रहमान साहब, स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर, देख रहे हैं सर। यस सर, हाँ, देख पा स्क्रीन में क्या लिखा हुआ है? स्क्रीन पे क्या रिसोर्स मैनेजमेंट लिखा है। रिसोर्स रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजमेंट लिखा है। बिल्कुल। अब रिसोर्स मैनेजमेंट में मैं जो प्लेनली बात करूंगा, वो बात करूंगा 3 चीजों की, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो आपके पास है, दैट रिसोर्स इज टाइम। वो है टाइम, क्योंकि ये रिसोर्स ऐसा है जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग आपको मिला हुआ है। दुनिया के हर आदमी के पास एक दिन में 24 आवर्स ही मिले हुए हैं, इसमें किसी तरह का कोई बायस नहीं है। ये पहला रिसोर्स है और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसको आपको मैनेज करना है। दूसरा है मनी। ये डिफरेंशियल है। दुनिया में सबसे अमीर आदमी के पास लाखों अरबों करोड़ रुपया है, और सबसे गरीब आदमी के पास हो सकता है 1 रुपया भी ना हो। तो ये ऐसा रिसोर्स है जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में 1% लोग हिंदुस्तान के करीब 60% हिंदुस्तान की दौलत के मालिक हैं, और ये बहुत ही डेंजरस है। ये दुनिया के हर किसी मुल्क से थोड़ा अलग है हिंदुस्तान में, कि 1% लोगों का कब्जा 60% मनी पे है, कौम की, मुल्क की, कंट्री की। तो ये एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। इसलिए इसको कैसे मैनेज करना है, इस पे हजारों लेक्चर्स हो सकते हैं। क्योंकि अगर मैं ये बताऊं कि बिल गेट्स कैसे मैनेज करे, उसका मैनेजमेंट बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि उसके पास अरबों खरबों डॉलर है। और एक आदमी जिसके पास सिर्फ 100 रुपया है, वो कैसे मैनेज करे, तो बिल्कुल अलग थलग होगा। इसलिए मनी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही डाइवर्सिफाइड टॉपिक है। तो उस पर हम बात नहीं करेंगे, उस पर क्वेश्चन ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही कस्टमाइज्ड मैनेजमेंट है। तीसरा है रिलेशनशिप्स। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि रिलेशनशिप एक रिसोर्स है। हर वो जो रिश्ता आपका है वो एक रिसोर्स है आपके लिए। आपके फादर आपके लिए एक रिसोर्स है, आपकी मदर आपके लिए एक रिसोर्स है, आपका भाई आपके लिए एक रिसोर्स है, आपके दोस्त आपके लिए रिसोर्सेज हैं, आपके कोलीग्स आपके रिसोर्सेज हैं, आपके मिलने जुलने वाले आपके रिसोर्सेज हैं। इनको कैसे मैनेज किया जाए, ये मैंने कहा मैं 8 अप्रैल को डिस्कस करूंगा। तो वो भी एक्चुअली रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है मगर मैं उसे डिस्कस करूंगा अलग से, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो आज हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक रिसोर्स पे, और वो है टाइम। अब टाइम मैनेजमेंट के लिए हमने जो एजेंडा रखा है, सबसे पहला एजेंडा है कि हम टाइम को मैनेज क्यों करें। भाई क्या जरूरत है टाइम को मैनेज करने के लिए? तो देखिए, या तो आप टाइम को मैनेज करेंगे या टाइम आपको मैनेज करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों में से कोई एक ना हो। जो लोग अपने टाइम को मैनेज नहीं करते हैं, उनके लिए कामयाबी बड़ी मुश्किल हो जाती है, उनके लिए हैप्पीनेस बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं जिंदगी में, और उनके पास हमेशा ये लगता है उनको कि टाइम है ही नहीं उनके पास। तो आप ये जान लें कि आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, चाहे आप कुछ भी करते हो। आप स्टूडेंट हैं, फिर भी आपको अपना टाइम मैनेज करना है, बहुत जरूरी है। आप कहीं काम करते हैं तो भी टाइम मैनेज करना है, बहुत जरूरी है। अब बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उसको भी अपना टाइम मैनेज करना है। नरेंद्र मोदी अपना टाइम मैनेज करते हैं, दूसरे लोग उनको बताते हैं कि टाइम कैसे मैनेज करें। लेकिन आपके पास, आप खुद हैं,
अपना टाइम मैनेज करने के लिए। इसलिए आपको टाइम मैनेज करना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर आपने इसको बर्बाद किया तो फिर आप बहुत पछताएंगे। आपके पास ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। हर टाइम एक बार आता है। अभी का जो वक्त है, आज अप्रैल 4, 2020, 2:35, ये दोबारा आपकी जिंदगी में नहीं आएगा, मेरी जिंदगी में नहीं आएगा। ये दोबारा ये वक्त नहीं आएगा। अभी का जो वक्त है, इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। दूसरा एजेंडा है मेरा, वो ये है कि आइडेंटिफाइंग एंड प्रायोरिटाइजिंग गोल्स। ये मैंने अपने पहले सेशन में भी बात किया था कि गोल को पहचानना जरूरी है। रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए भी ये जरूरी है कि आप कैसे अपने गोल को पहचाने और उनको प्रायोरिटाइज करें। एक से ज्यादा गोल हो सकते हैं, कैसे आप ये काम करें। और तीसरा एजेंडा है कि आप पहचाने कैसे उन बातों को जो आपका वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि टाइम डिफीटिंग या टाइम वेस्टर्स कौन से हैं आपकी जिंदगी में। कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा टाइम वेस्टर्स रखे हुए हैं कि उनकी जिंदगी को वो खा रहे हैं। आप ये मान लीजिए कि टाइम जो है ये जिंदगी है। इसको आप इस तरह से समझिए, एक छोटे से सैंपल से आप समझिए। मैं आपको दिखा रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास 86,400 रुपया है तो आप इसको किस तरह खर्च करेंगे? कितना आप अपने आप पे खर्च करेंगे, कितना फैमिली वालों पे करेंगे, कितना दोस्त पे करेंगे, कितना स्ट्रेंजर्स जिनको आप नहीं जानते उन पे करेंगे। ये 86,400 रुपया एक मकसद से रखा है मैंने। अब अगर आप कहते हैं कि भाई इस पैसे को सबसे ज्यादा मैं अपने आप पे खर्च करूंगा, या इसको मैं अपनी फैमिली पे करूंगा, या मैं इसको दोस्तों पे करूंगा, या मैं ये स्ट्रेंजर्स पे करूंगा। ये सवाल बहुत लोगों से किया गया कि भाई पैसे को आप कैसे मैनेज करते हो। जो मैंने आपको कहा, मैनेजिंग योर मनी। तो जब आप मैनेज करते हैं मनी को, तो आप उसको स्पेंड करते हैं या सेव करते हैं। स्पेंड जब आप करते हैं तो आप किसी पे स्पेंड करते हैं, या तो अपने आप पे करते हैं, या अपने फैमिली वालों पे करते हैं, या दोस्तों पे करते हैं, या कलीग्स पे करते हैं, या जान पहचान नहीं उन पे करते हैं, या जिनको आप नहीं जानते उन पे करते हैं, या गरीबों पे करते हैं। आप मैनेज करते हैं अपने पैसे को, स्पेंड करते हैं। सेव भी करते हैं तो किसी के लिए करते हैं आप? भाई जब आपसे कहा गया, आपने कहा भाई मनी सेव करता हूं मैं जब 10 रुपए कमाता हूं तो 6 रुपए खर्च करता हूं, 4 रुपए सेव करता हूं। दोनों में ये क्वेश्चन आएगा कि 6 रुपए आप खर्च कहाँ करते हैं? तो आपने कहा कि भाई मैं ये बांट देता हूँ। और आपने कहा 4 रुपए सेव करते किसके लिए करते हैं? तो आपने कहा भाई मैं अपने लिए करता हूँ, अपनी फैमिली के लिए करता हूँ। ना ये सवाल आप बहुत आसानी से जवाब दे देते हैं, क्योंकि ये पैसे का मामला है और आप इसको मैनेज कर लेते हैं बहुत हद तक। लेकिन अगर यही सवाल वक्त की किया जाए तो आपके लिए मैनेज करना मुश्किल होगा। अब मैं इस सवाल पे आऊंगा, लेकिन इसके बाद मैं एक दूसरा सवाल आपको दे रहा हूं। ये क्वेश्चन था कि हाउ मच ऑन अदर्स यू विल स्पेंड मनी, स्पेसिफाई। दूसरा सवाल ये है कि अगर आपके पास ये ऑप्शन हो कि अपनी जिंदगी को आप बढ़ाएं पैसा देके, तो भाई एक फॉर एन एक्स्ट्रा डे, एक दिन के लिए आप कितना पैसा दे सकते हैं? आपको मालूम नहीं है आप कब तक जिंदा रहेंगे, लेकिन जो भी है, मान लीजिए आपको जो है 80 साल की जिंदगी है, लेकिन आप जो है और जीना चाहते हैं। कोई ऐसी कंपनी आपसे आके कहती है कि भाई आपकी जिंदगी बढ़ा दी जाएगी और एक दिन का पैसा लगेगा। जितना पैसा है बताइए। एक बड़ी अच्छी मूवी बनी थी जिसमें साइंस बहुत डेवलप कर गया था और लोगों के वो एक बैंड खरीदते थे हाथ में, और उस बैंड में पैसे से वो दिन बढ़ा लेते थे अपना। लेकिन जैसे पैसा खत्म होता था वो लाइफ खत्म हो जाती थी। बहुत ही अच्छी नोवेल साइंटिफिक मूवी थी। ये सवाल भी मेरा कुछ उसी तरह का है कि भाई एक दिन के लिए, अब ये सवाल आप उनसे कीजिए जिनको वेंटिलेटर पर रखा जाता है, जो ब्रेन डेड हो गए हैं,
भाई गरीब फैमिली है, ब्रेन डेड है, लेकिन उम्मीद है कि वो जिंदा होगा, तो उसको एक दिन का खर्चा 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, लाखों में है, लेकिन लोग रखते हैं। तो ये वक्त है, यही जिंदगी है। इसलिए we must learn how to manage it. Now come to the question one I said is, अगर आपके पास 24 घंटे को आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मिनट में, तो आपको मिलेगा कि भाई 24 घंटे को मल्टीप्लाई कीजिए कि 24 इंटू 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो आपको 1400 होगा इंटू 60, तो ये आ जाएगा 86,400 सेकंड। एक दिन में आपके पास 86,400 सेकंड्स होते हैं। जो मैंने पहला सवाल किया था आपसे कि भाई 86,400 रुपया है आपके पास, हर एक सेकंड के लिए मैंने 1 रुपया रखा था। अब अगर आपसे वही सवाल किया जाए कि भाई आपके पास 86,400 सेकंड्स हैं, इनको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये आ गया आपके पास 1440 मिनट हैं। अब इनको आप खर्च कैसे करेंगे? कितना अपने आप पे करेंगे, कितना फैमिली पे करेंगे, कितना दोस्तों पे करेंगे, कितना स्ट्रेंजर्स पे करेंगे, कितना दूसरों पे जिनको आप स्पेसिफाई कर सकते हैं उन पे करेंगे? नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव टू आंसर। मैनेजमेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला है। बड़े बड़े जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इस क्वेश्चन को, इसका क्या बेस्ट आंसर होगा, इसको निकाला है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो क्या है आंसर। आप इस पर थोड़ा सा सोचिए कि भाई आप क्या करेंगे, आप कैसे अपना, आज आप कर क्या रहे हैं। लेट्स कम टू द सेकंड एजेंडा। ये तो पहला था कि क्यों हम अपने टाइम को मैनेज करें। तो इसलिए मैनेज करें कि टाइम जिंदगी है। अगर हम टाइम मैनेज कर रहे हैं तो हम अपनी जिंदगी को मैनेज कर रहे हैं, और टाइम को मिसमैनेज कर रहे हैं तो जिंदगी को मिसमैनेज कर रहे हैं। ये पहले एजेंडे का आंसर था। अब आ जाइए कि टाइम वेस्टर्स क्या हैं, उनको कैसे पहचानें। हर इंसान अपनी लंबी लिस्ट बना लेता है टाइम वेस्टर्स की, लेकिन जो कुछ कॉमन टाइम वेस्टर्स हैं मैं उनकी बात करूंगा। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा, एक वर्ड है इंग्लिश में जिसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। नाउ प्रोक्रेस्टिनेशन जो है एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस क्या है समझ लीजिए इसको। ये बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है। ये है आज का काम कल पर डालने की प्रवृत्ति के, चलो इसको 1 घंटे के बाद कर लेते हैं। फिर 1 घंटा आया तो बोला अच्छा चलो कल इसको कर लेते हैं। फिर कल आया तो आपने कहा चलो इसको 2 दिन के बाद करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कॉलेज में आपको एक असाइनमेंट मिला, असाइनमेंट का लास्ट डेट मिला कि भाई 4 अप्रैल को ये असाइनमेंट जमा करना है, और आपको मिला 20 मार्च को। अब आपके पास 14 दिन है, तो 21 मार्च को आपने कहा कि अरे यार अब कर लेंगे ना, अभी तो वक्त है। 22 को आया, वक्त है। इसको कहते हैं आप जो है काम को टालते टालते आ गया 3 अप्रैल। अब कल आपको जमा करना है असाइनमेंट, अब आपको करना ही करना है। तो जल्द में हड़बड़ में जो है आपने किया। इस आदत को, इस प्रोसेस को, इस एक्चुअली जिसको आप कहिए एक तरह का सिस्टम है, सिस्टम को कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। ये सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है। अगर आप इसको करते हैं तो आप अपने टाइम को कभी मैनेज नहीं कर पाएंगे। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है। अब प्रोक्रेस्टिनेशन से बचेंगे कैसे? बहुत सिंपल है भाई। जो काम आपको करना है उसको एट द अर्लीस्ट कीजिए। वेट किस लिए आप कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं? अब अभी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई कि भाई 14 अप्रैल तक लॉकडाउन हो गया। अब आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर सकते हैं कि अरे यार अभी तो आराम कर लेते हैं, लॉकडाउन के बाद अपना कुछ काम करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप घर में पढ़ सकते हैं। पढ़ना अपने नॉलेज को, जिसपे मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो बहुत बड़ा आपका रिसोर्स है, लेकिन मैं उसके मैनेजमेंट पे अभी बात नहीं कर रहा हूं। नॉलेज मैनेजमेंट मतलब आप अपने नॉलेज को
बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। आप रीड कर सकते हैं, सिर्फ किताबें ही नहीं, ऑनलाइन पे आप रीड कर सकते हैं, आप किताबों पे रीड कर सकते हैं। ये आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप अपने दोस्तों से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस कर सकते हैं। अब मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ये उन बच्चों का है जिनको हमने आईएएस के लिए मैक्सेल ने आईएएस के लिए अनाउंस किया कि भाई हम आईएएस की कोचिंग करेंगे फ्री। तो इसके लिए बहुत सारे बच्चों ने, करीब 320 बच्चों ने अप्लाई किया। उनको फिर हमने बुलाया, उनसे डिस्कस किया, और उन बच्चों में जो ज्यादा इंटरेस्टेड थे उनको बुलाया टेस्ट के लिए। वो टेस्ट के लिए आया, करीब 70-80 बच्चों ने टेस्ट दिया। करते करते हम लोगों ने अभी करीब 30-35 बच्चों को आईएएस के लिए, 32 बच्चों को सिलेक्ट किया है। उनका मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट आईएएस। अब इस व्हाट्सएप ग्रुप में ये वो बच्चे हैं जिनको हमने सिलेक्ट किया है। अब ये लॉकडाउन में क्लास तो हो नहीं रहा बच्चों का, लेकिन मैंने बच्चों को देखा कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने शुरू की व्हाट्सएप पे। उन्होंने क्या शुरू किया है कि एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं जनरल करंट अफेयर्स का, और 5-5 सवाल करते जा रहे हैं, दूसरे बच्चे जवाब देते हैं, फिर कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग अपना टाइम कर रहे हैं, मतलब पेपर पढ़ के या ऑनलाइन उन्होंने ऑनलाइन क्वेश्चन बना रहे हैं। तो मैंने इसको एक एक्सरसाइज में चेंज कर दिया। मैं बच्चों से ये कह रहा हूं कि हर बच्चा एक दिन में करंट अफेयर्स पे 5 क्वेश्चन बनाएगा जिसका आंसर वो किसी को नहीं देगा। वो सिर्फ 5 क्वेश्चन व्हाट्सएप पे अपलोड करेगा, और अपलोड करके उसको देगा दूसरों को बनाने के लिए। अब दूसरे लोग बना रहे हैं उसमें, और आंसर वो बाद में रिलीज करेगा कि आंसर क्या है। ये गेम की तरह हो रहा है, लेकिन इसमें बच्चे क्या हो रहा है कि बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि एक दिन में 40-40, 50-50 मैसेजेस है। बच्चे जो है कोई एक्साइटमेंट में 5 की जगह 10-10 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन सिलेक्ट करके व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं। लोग उसको जवाब दे रहे हैं, कुछ सही है कुछ गलत है, बट ये एक एक्टिविटी हो गई है जो कि 1-2 घंटे वो बच्चे अपने आप करते रहते हैं। इसमें किसी टीचर की जरूरत नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन जैसी चीजों से बचें तो आप हर वक्त को अपने बहुत अच्छी और बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लॉकडाउन है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्कस करने में, फोन करके समझने में, अपने दोस्तों से कनेक्ट होने में, उन रिश्तेदारों से जिनसे आपने कभी नहीं बात किया उनसे बात करके आप बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं इस लॉकडाउन का। क्योंकि आपको जो है बाहर नहीं जाना है, आप घर में कर रहे हैं। तो लेकिन इसमें प्रोक्रेस्टिनेशन यहां आता है कि जो जो काम आपने टाला हुआ है, जिसमें बाहर जाना नहीं है, जो घर में करने वाले काम थे लेकिन आपने टाल के रखे थे, आपने कर लिए इस पीरियड में। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये है कि भाई आप अपने टाइम को, अपने काम को, अपने गोल्स को लिख लीजिए, और लिखने के बाद एट द अर्लीस्ट कीजिए, डोंट डिले इन इट। दूसरा जो टाइम वेस्टर है वो शेड्यूल ओवरलोडिंग है। आप जितना कर सकते हैं, ये वो लोग करते हैं जो काफी बिजी रहते हैं, वो ओवरलोड कर लेते हैं शेड्यूल में। मतलब एक 24 घंटे में आपने इतना सारा काम अपना लिख लिया कि वो काम आपका होगा ही नहीं। तो आपका जो है टाइम वो मैनेज नहीं हो पाएगा, टाइम वेस्ट होगा। शेड्यूल ऐसा कीजिए कि उसमें कोई ओवरलोडिंग ना हो, बहुत ही कंफर्टेबली आप अपने काम को कर पाए, ऐसे शेड्यूल्स बनाइए। अब 24 घंटे में भाई 7 घंटा तो सोना ही सोना है ना। 2 घंटा तो नहीं सो सकते, 3 घंटा तो नहीं सो सकते। अब खाने में वक्त लगना है 20 मिनट, उसको 5 मिनट में तो नहीं खा सकते, 2 मिनट में तो नहीं खा सकते। तो जो काम में जितना वक्त लगता है कंफर्टेबली, उसमें उतना वक्त देना है, तो आप शेड्यूल ओवरलोडिंग से बच जाएंगे। तीसरा है, जिस तरह से आप काम करते हैं वो भी आपका वक्त वेस्ट कर सकता है। इस पर मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल दूं कि जब मैं आईएम इंदौर में प्रोफेसर था, तो बहुत कम लोग जानते हैं कि आईएम में एक प्रोफेसर को साल में सिर्फ 90 घंटा पढ़ाना होता है, 90 आवर्स। मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग की थी, तो प्राइम मिनिस्टर का जो स्पेशल सेक्रेटरी थे उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। प्राइम मिनिस्टर उसमें प्रेजेंट नहीं थे, ये जब आपके मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तब की बात है। तो उन्होंने सारे आईएम के डायरेक्टर्स को बुलाया था दिल्ली में। तो आईएम इंदौर में मैं डीन था और डायरेक्टर के बाद सीनियर मोस्ट में था करीब करीब। तो मुझे भेजा गया उस मीटिंग में, मैं गया, और जब मैंने मीटिंग में ये बताया कि भाई हम लोग, मतलब सभी लोगों ने बताया कि आईएम के प्रोफेसर का जो काम है
वो 90 घंटा पढ़ाना है। तो काफी नाराज हुए जो आईएएस हेड थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो स्पेशल सेक्रेटरी थे, वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा कि भाई ये तो हम जानते ही नहीं थे कि सिर्फ 90 घंटे का काम करते हैं ये आईएम के प्रोफेसर। तो उन्होंने जो है वो उसमें बहुत सारे डिस्कशन हुए कि भाई 1 घंटे का जो हमारा काम है ये है क्या, इसमें कितना वक्त लगता है। तो 90 घंटे में क्लास में गए, हम 90 घंटे का क्लास पढ़ाया, लेकिन हमें बहुत काम करना पड़ता है आईएम में। ये दूसरे यूनिवर्सिटीज की तरह नहीं है कि आप बस क्लास गए और ले लिया। हमें केस डेवलप करने पड़ते हैं, केसेस को पढ़ना पड़ता है, ये सब क्लास के पहले करना पड़ता है, केस को समझना पड़ता है, हर क्लास में हमें केस यूज करना है, उससे पहले हमें केस को पढ़ना है। तो 1 घंटा क्लास करने के लिए हम करीब करीब 3 से 4 घंटा वक्त देते हैं, तब उस क्लास में क्वालिटी आती है। ये जो वर्क है ये कम है, लेकिन इसको इस तरह करते हैं आईएम के प्रोफेसर कि आज आईएम दुनिया में और हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है आईएम या आईआईटी। तो जिस तरह आप काम करते हैं उसको भी ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप काम कर रहे हैं वो उसका तरीका गलत है। अब जब मीटिंग होती थी तो मुझे याद है एक मीटिंग हुई, तो सब लोगों ने बताया कितने घंटे आपने पढ़ाया, क्योंकि आईएम में मैंने आपको बताया कि 90 घंटे पढ़ाने हैं, लेकिन 90 से ज्यादा अगर आपने पढ़ाया तो आपको सैलरी के अलावा पैसे मिलते हैं। और जो पैसे कितने हैं, 1 घंटे का आज के दिन में करीब करीब 10,000 रुपया है। जब हम आईएम में थे आज से करीब करीब 7-8 साल पहले, 8 साल पहले, तो उस वक्त जो है वो 5,000 रुपया था। और अगर आप उसी को उस पढ़ाने को स्टूडेंट के बजाय कंपनी के मैनेजर्स को पढ़ा रहे हैं तो करीब 25 से लेके 50,000 रुपया 1 घंटे का था। तो उसमें जो है वो आता था कि भाई किसने कितना पढ़ाया। तो मुझे याद है उस साल, जिस साल ये मीटिंग हुई थी, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाया था। 90 घंटे के अलावा मैंने करीब करीब 700 घंटे पढ़ाए थे। तो ये देख के सारे लोग जो है वो शोर मचाने लगे कि भाई रिजवी साहब ने तो बहुत पैसे कमाए, क्योंकि 90 के लिए तो सैलरी मिली, 700 के लिए तो इनको पैसे मिले हैं भाई कम से कम 5,000, एवरेज तो उससे भी ज्यादा थे। बहुत पैसे कमाए इन्होंने। बहुत शोर करने लगे लोग काफी, चूंकि 50-55 फैकल्टी थे तो किसी का नहीं था, मैक्सिमम जो था 160 वगैरह था, कि 90 के बाद लोगों का 50 था, 790 वाहिद मैं था कि मेरा था। इतना लोग शोर करने लगे तो डायरेक्टर ने कहा, डायरेक्टर जो है आज वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उस वक्त डायरेक्टर थे एसपी पाराशर। तो उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों, प्रोफेसर रिजवी ने 790 घंटे पढ़ाए हैं, लेकिन आप ये देखिए इसके बाद इन्होंने क्या किया है। इसके बाद इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं जिसको मैग्रा हिल ने पब्लिश किया। इसके बाद इन्होंने 4 केस डेवलप किया है जो ये पढ़ाने में यूज करते हैं। इन्होंने कई सिमुलेशन डेवलप किए हैं, इन्होंने रोल प्ले डेवलप किया है, इन्होंने इतने आर्टिकल लिखे हैं। अब जो ये लोगों ने सुना तो वो घबरा गए। जब बाहर मीटिंग खत्म हुई, निकले, तो लोगों ने कहा यार तुम इतना कैसे कर लेते हो, तुमने 790 घंटे पढ़ा भी लिए, तुमने किताब भी 2 लिख लिया, तुमने आर्टिकल भी लिख लिया, तुमने केस भी बना लिया, तुमने रोल प्ले बना लिया, यार ये कैसे करते हो, हमसे तो हो ही नहीं पाता है। तो मैंने उनसे बस छोटी सी बात कही कि भाई मैं अपना टाइम मैनेज करता हूँ और मैं जिस तरह काम करता हूँ मैंने उसको इम्प्रूव कर लिया है। कि भाई बहुत लोगों को अपने क्लास में जाने के लिए 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा, मुझे शायद 1 ही घंटे में हो जाता है मेरा काम, फिर भी मेरा क्लास बहुत इफेक्टिव होता है। तो आप जिस तरह काम करते हैं देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका वक्त उसमें बर्बाद हो रहा है। उसको पहले आप ऑडिट कीजिए, ऑडिट द वे पढ़ते हैं आप ऑडिट कीजिए कि आप किस तरह पढ़ रहे हैं, कहीं वक्त तो नहीं बर्बाद हो रहा है कि जितना आप 5 घंटे में पढ़ के समझ रहे हैं कोई दूसरा बंदा 1 घंटे में समझ लेगा, कोई आधे घंटे में समझ लेगा, कोई 15 मिनट में समझ लेगा। तो अपने जिस तरह आप काम करते हैं, रिवाइज इट, रिव्यू इट। ये एक बड़ा टाइम वेस्टर है, दूसरों के प्रॉब्लम में टांग अड़ाना, ये कुछ लोगों की बड़ी बुरी आदत होती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि सारी दुनिया उनकी वजह से चल रही है, वो सारी दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके दूसरे को प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन हर उस प्रॉब्लम को बिना इनवाइटेड आप सॉल्व करने बैठ जाएं, दोस्त है उसके प्रॉब्लम को, रिश्तेदार है उनके प्रॉब्लम को पूछ पूछ के, ये आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बिकॉज अगर आपसे कहा जाए तब तो आप जरूर, वक्त है आपके पास और वो अगर इंपॉर्टेंट है तो कीजिए, अदरवाइज इसको अवॉइड कीजिए। दुनिया में ये एक बड़ा टाइम वेस्टर है, जिसको आप ध्यान से समझेंगे
तो आप समझेंगे कि कितना, अब इससे आप टाइम बचा सकते हैं दूसरी प्रोडक्टिव चीजों में काम देके। अननेसेसरी ट्रेवल, ट्रेवल तभी कीजिए जो बिल्कुल जरूरी हो। बिला वजह का ट्रेवल, हाँ अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं, आप साल में एक बार टूर करते हैं, आप जो है टूरिस्ट बनते हैं, वो अच्छी बात है, वो अननेसेसरी नहीं है, वो नेसेसरी है कि आप जो है 3 महीने में एक आपने 5 दिन का टूर कर लिया, वो अच्छा है। लेकिन अननेसेसरी ट्रेवल बिल्कुल ना कीजिए, ये एक टाइम वेस्टर है। ईमेल और पेपर ओवरलोड, बहुत सारे लोग सुबह शाम ईमेल में लगे रहते हैं, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, पेपर वर्क ओवरलोड, ये ओवरलोड ना कीजिए। अब आप दोनों को देखिए कितना व्हाट्सएप में टाइम देते हैं, आप देखिए कि उससे कितना वक्त आप बर्बाद कर रहे हैं। तो ईमेल पेपर वर्क की जगह आप व्हाट्सएप भी नोट कर लीजिए कि चाहे ईमेल हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे आपका मोबाइल हो, आप इस पर कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इसको बिल्कुल हटा दीजिए। इसको हटा के देखिए कि आपके पास कितना वक्त बचता है। अब आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं कि भाई एक जगह बिल गेट्स एक मीटिंग में बैठे थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें वो बैठे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट ने बिल गेट्स से एक सवाल किया कि भाई बिल गेट्स साहब, आप कितना वक्त जिम में गुजारते हैं, कितना टाइम आप जिम में देते हैं? तो इससे पहले कि बिल गेट्स कुछ कहते, इनका जो प्रेसिडेंट था, जो इनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का प्रेसिडेंट था, मतलब इनके बाद जो था नंबर 2 कंपनी में जो था, उसने कहा जस्ट मिनट, उसने ये कहा कि मैडम, आप ये सवाल बिल गेट से कर रहे हैं, आप उनकी कंपनी से कर रहे हैं, आपको पता है कि हम कितने बिजी रहते हैं, हमारे पास कहां से वक्त आएगा जिम में जाने का और जिम में वक्त जाके बर्बाद करने का? या आप एक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी से ये बिल्कुल अजीब सा गलत सवाल कर रहे हैं। बिल गेट ने सुन लिया, उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद बिल गेट ने जो है इवनिंग में उनको बुलाया, अपने प्रेसिडेंट को, और एक चेक उनको दिया और कहा कि आज से आप हमारी तरफ से आजाद हैं। हमें आपकी तरह इतने बिजी लोग नहीं चाहिए जिनको जिम में जाने का भी वक्त नहीं मिलता है। मैं मालिक हूं इस कंपनी का, और मैं 2 घंटा जिम में गुजारता हूं, और आपके पास 2 मिनट का भी वक्त नहीं है। मुझे इतने बिजी लोग नहीं चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए, जो ओवरवर्क, ओवरलोड जो है, पेपर वर्क या ईमेल वर्क या कोई भी है, इसकी वजह से आप जरूरत से ज्यादा बिजी रह सकते हैं। सो अपने टाइम को इसमें बर्बाद न कीजिए, ओवरलोड से बचिए। मिसमैनेज मीटिंग्स भी एक बहुत बड़ी वजह है, एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है। ऐसी सारी मीटिंग्स को अवॉइड कीजिए जहां वक्त बर्बाद होते हैं, चाहे वो आपके मोहल्ला कमेटी ने बुलाई हो, चाहे आपके दोस्तों ने बुलाई हो, चाहे आपके रिश्तेदारों ने बुलाई हो, चाहे आपके कोलीग्स ने बुलाई हो, चाहे किसी ने भी बुलाई हो मीटिंग। मैंने अपनी एक आदत बना ली है, मैं बिल्कुल वक्त नहीं बर्बाद करता। देखिए, मैं आपके साथ आपको पढ़ा रहा हूं, मैं वक्त नहीं बर्बाद कर रहा हूं। मैं समझ रहा हूं कि अगर आप में से 1-2 लोगों ने भी इन बातों को अमल किया तो आपकी जिंदगी बेहतर बनेगी। और मैंने अपनी जिंदगी का मकसद ही यही बनाया है, टू ऐड वैल्यू टू अदर्स। तो अगर मैंने जरा भी आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड किया तो मैंने अपना वक्त बर्बाद नहीं किया। मुझे इस बात का सिला वो देगा जिसने हम सबको पैदा किया। तो ये मीटिंग जो अभी मैं कर रहा हूं, ये मेरे लिए टाइम वेस्टिंग नहीं है। तो टाइम वेस्टिंग मीटिंग्स वो हैं जिनका कोई आउटपुट नहीं हो, जिनका कोई मकसद नहीं है, जिनको किसी किसी पर्पस से ना किया जा रहा हो, जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम है। या मीटिंग है तो बहुत ज्यादा चल रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं और चीजें जो अननेसेसरीली उसमें बढ़ाया जा रहा है। मैं ऐसी किसी मीटिंग में, जब मैं आईआईटी में प्रोफेसर था तब भी मैं ऐसी मीटिंग में जहां देखता था वक्त बर्बाद हो रहा हो, मैं सॉरी कहकर उठ जाता था। आईएम में था तब भी मैं उठ जाता था। मैं ऐसी किसी मीटिंग को नहीं बुलाता था, हमेशा टाइम बता के कि भाई इतने मिनट की टाइम हो मीटिंग होगी, इसमें ये डिस्कस होगा, इसका ये नतीजा निकलेगा। उससे अच्छा टाइम मीटिंग ना करो। तो मिसमैनेज मीटिंग से बचिए। ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन एंड स्विचिंग कॉस्ट। जब आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं, फोकस नहीं होते हैं, तब आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आप एक किताब पढ़ रहे हैं और किताब पढ़ते पढ़ते आपने अचानक जो है व्हाट्सएप में कोई मैसेज आया, आपने किताब रख दिया, अब मैसेज पे लग गए, और मैसेज आप फिर 15 मिनट देखते रहे, अब फिर दोबारा आप किताब पे आए। ये जो स्विचिंग है, ये स्विचिंग आपके माइंड को फ्रीज करता है। आप
उस किताब को समझ नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। आपका पूरा जो पहले आपने पढ़ा वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। आप अच्छी तरह से समझ लें कि इंसान का जहन एक मशीन की तरह काम करता है, एक बहुत ही एफिशिएंट मशीन। आप चाहे 15 मिनट पढ़िए, लेकिन बिल्कुल ध्यान देके फोकस होके पढ़िए, उसका एक रिजल्ट आएगा। लेकिन जहां आपने स्विच ऑन डिस्ट्रैक्ट किया, जितने लोग डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं पढ़ाई में, उनके रिजल्ट हमेशा खराब होंगे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा चीजें। मुझे बड़ा ये अच्छा है कि मेरा जो बेटा है वो माशाल्लाह बहुत तेज था। हमेशा उसने 12 साल दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ा और हमेशा टॉप करता था, लेकिन मैं उसको बहुत पढ़ते हुए नहीं देखता था, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हुए देखता था। लेकिन मैं एक चीज जरूर उसमें देखता था कि जब वो पढ़ता था तब वो पढ़ता था। अब देखा मैंने उसको, नाश्ते से पढ़ा तो 4 घंटा बैठ के, पूरा 4 घंटा बिना किसी मोबाइल और किसी और डिस्ट्रैक्शन के वो फोकस होके 4 घंटे पढ़ता था। और इस चीज ने उसे बहुत कामयाब बनाया। न के वो भी डीपीएस में, बीटेक में भी हुआ। हालांकि बीटेक में उसने स्टेट यूनिवर्सिटी से किया, आईआईटी नहीं कंपीट कर पाया, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी से किया। फिर उसने जीमैट दिया, जीमैट में उसका बहुत अच्छा स्कोर आया। और फिर उसने दुनिया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से एमबीए किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो यूएसए में माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है। लेकिन आज भी उसकी वही आदत है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है। मैंने जितने अपने स्टूडेंट्स को देखा है, आईएम और आईआईटी के स्टूडेंट्स, मेरा बेटा भी, हम उसको भी अपना एक स्टूडेंट ही समझते हैं, उनमें मैंने उन लोगों को कामयाब देखा है जो डिस्ट्रैक्शन में बिलीव नहीं करते हैं। मूवी देख रहे हैं तो बस मूवी देखेंगे। तो अमिताभ बच्चन ने एक बड़ी अच्छी फिल्म में शराब पी के एक बात कही जो बहुत अच्छी है। जब वो गाड़ी चला रहा था, उसके दोस्त ने कहा देखो तुमने शराब पी हुई है, गाड़ी ना चलाओ। तो उसने कहा कि मैं चलाऊंगा, क्योंकि जब मैं गाड़ी चलाता हूं तब मैं गाड़ी चलाता हूं। ये बड़ी गहरी बात है कि मैं जब गाड़ी चलाता हूं तो कुछ और सोचता ही नहीं, चाहे पिया हूं या ना पिया हुआ हूं। इसको कहते हैं फोकस। तो डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है। डिस्ट्रैक्शन आपका बहुत टाइम वेस्ट करता है। कभी डिस्ट्रैक्शन को अलो मत कीजिए। जो काम कर रहे हैं आप, मान लीजिए आपको फिल्म देखनी है, आपको अपने नाश्ता खाना है, कोई डिस्ट्रैक्शन मत कीजिए। फोन वगैरह सब रख दीजिए, हटा के बैठिए कि भाई 15 मिनट में नाश्ता करूंगा। खूब मजे से 15 मिनट नाश्ता कीजिए, घर के लोगों से बात कीजिए, पूरा एंजॉय कीजिए 15 मिनट। नो टेलीफोन, नो मोबाइल, नो व्हाट्सएप, नो ईमेल, नथिंग। खाना खाना है, बैठे भाई, आधा घंटा खाएंगे, आराम से आधा घंटा बैठे, खूब मजे से गपशप किया, आधा घंटा खाते रहे। नो डिस्ट्रैक्शन। पढ़ना है भाई, हमें 2 घंटा पढ़ना है, बैठे 2 घंटा विदाउट डिस्ट्रैक्शन पढ़ा। उसका कोई कॉल भी आया तो उसको लगा दिया कि भाई आई एम बिजी, कॉल में लगा दिया आई एम बिजी, आई कॉल टू यू, आई कॉल यू लेटर। नाउ इससे क्या होगा कि आप जो स्विचिंग कॉस्ट है, स्विचिंग कॉस्ट आपका वक्त देता है, आप उससे बच जाएंगे। नाउ अब ये मैंने आपको 8 डिस्ट्रैक्टर्स और 8 टाइम वेस्टर्स बताए हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, शेड्यूल ओवरलोडिंग, द वे वी वर्क, others problems, unnecessary travel, email, paperwork, mismanaged meeting, distraction and switching cost. अगर आप इनसे परहेज करेंगे तो काफी वक्त आपका बचेगा। अब इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लें हम लोग, कि आप जब अपना शेड्यूल कीजिए टाइम, जब ये सब आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो फिर आप एक सवाल करेंगे भाई हम 24 घंटे को कैसे शेड्यूल करें। 24 घंटे को शेड्यूल मत कीजिए। बेस्ट शेड्यूलिंग है 1 हफ्ते के टाइम को। 1 हफ्ते में 7 दिन होता है। 7 दिन में आपको कितने कितने आवर्स होते हैं आप देख लीजिए। 7 into 24, 168 आवर्स। आप इसका ही शेड्यूल कीजिए कि भाई 168 घंटे को मैं शेड्यूल करूंगा। और ये शेड्यूलिंग आप कीजिए संडे की शाम को, कि मंडे से लेकर सैटरडे की नाइट तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे नाइट। मतलब आप संडे को कीजिए संडे नाइट तक, 7 डेज को, कि कल से लेके अगले संडे तक मैं शेड्यूल करूंगा। उसमें लास्ट 15 मिनट जो है अगले वीक के शेड्यूल के लिए रखिए। अब उसमें जब वो शेड्यूल कीजिए आप 168 आवर्स को, तो सबसे पहले बनाइए टू डू लिस्ट कि मुझे करना क्या है इस वीक में। देखिए क्या करना है ये तो आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं इस पर डिपेंड करता है।
लेकिन जिंदगी तो बहुत लंबी है, मैं हफ्ते भर की बात कर रहा हूँ, मैं 168 घंटे की बात कर रहा हूँ कि भाई 168 घंटे में मुझे क्या करना है। अब कोई जादू तो आप करेंगे नहीं। जैसे मैंने देखिए अभी लॉकडाउन में मैंने फैसला किया टू डू में कि मुझे एक नई किताब लिखनी है। बहुत दिनों से मैंने 11 किताबें लिखी हैं, जिसने बड़े बड़े पब्लिशर ने पब्लिश किया है। मैग्रा हिल एक बहुत बड़ा पब्लिशर है यूएसए का, जो इंडिया का जो मैग्रा हिल है वो भी बहुत बड़ा है। तो मैग्रा हिल ने मेरी 5 किताबें पब्लिश की हैं, लेकिन पिछले कई सालों से 3-4 सालों से मैं मेरे पीछे पड़ा था एक नई किताब के लिए, और उसको आता जा रहा, मतलब वक्त नहीं था, कुछ और कर रहा था। लेकिन मैंने ये सोचा कि ये जो मेरे पास लॉकडाउन मिला है, मैं इस लॉकडाउन में किताब लिखूंगा, और मैंने उस पर काम शुरू कर दिया है। तो मेरे टू डू लिस्ट में आ गया कि भाई मुझे इतने वक्त में ये अपनी एक किताब पूरी करनी है, और ये किताब है बिजनेस कम्युनिकेशन पे, एमबीए स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं अब उस पर लिख रहा हूँ। तो इसी तरह आप बनाइए कि भाई और भी काम है मेरे, तो आप अपना टू डू लिस्ट बनाइए। इस 168 घंटे के लिए टू डू लिस्ट बनाइए। उसके बाद दूसरा बनाइए अपॉइंटमेंट कैलेंडर की क्या इस 168 घंटे में मुझे कुछ कुछ लोगों से मिलना भी है, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने कलीग से, पड़ोसियों से, क्या मुझे मिलना है। इसको एक अच्छे से बना लीजिए, जो जरूरी मुलाकातें हैं। अगेन यहाँ पे टाइम वेस्टिंग का ध्यान रखिए कि भाई मुलाकातें तो आप बहुत कर सकते हैं, बिला वजह जाके किसी के साथ बैठ सकते हैं, लेकिन अपने इंपॉर्टेंस के हिसाब से अपना अपॉइंटमेंट कैलेंडर बना लीजिए। भले आप स्टूडेंट हो, बड़ा अजीब लगेगा अगर आप जो है पढ़ रहे हैं मैट्रिक में, और किसी ने कहा कि भाई कल तुमसे मुलाकात करनी है, आपने कहा मैं जरा अपना कैलेंडर देख लूं, तो कहेगा यार तुम क्या प्रधानमंत्री हो कि तुम अपना कैलेंडर देख रहे हो। तो आप उनको कहिए कि भाई साहब मैं प्रधानमंत्री भले ना हो, मेरा टाइम प्रधानमंत्री के टाइम से कम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरी भी जिंदगी है, और मेरी जिंदगी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी प्रधानमंत्री की जिंदगी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा टाइम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रधानमंत्री का इंपॉर्टेंट है। भले वो कुछ और कर रहे हैं, मैं कुछ और कर रहा हूँ। चाहे आप 10वां में पढ़ रहे हो, चाहे आप इंटर में पढ़ रहे हो, चाहे आप +2 में पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी ऑफिस में क्लर्क हो, चाहे कहीं प्यून हो, भाई आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। तो कैलेंडर तो बनाएंगे हम। इसीलिए कि कैलेंडर सिर्फ मंत्री नहीं बनाते हैं, कैलेंडर सिर्फ सीईओ नहीं बनाते हैं, कैलेंडर हम सबको बनाना चाहिए। अब इसमें जो है डेली एंड वीकली प्लानर, मैं बात कर रहा हूं वीकली की। तो डेली एंड वीकली प्लानर्स प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक उतने करने की जरूरत नहीं है। डेली की जगह आप वीकली प्लानर पे वर्क कीजिए। अब नेटवर्क शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, अगर आप काम करते हैं कंप्यूटर पे, अगर आप काम करते हैं अपने मोबाइल पे, अगर आप, तो उसमें जो है आप शेड्यूलिंग का बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जो आपको हेल्प कर सकता है अगर कॉम्प्लिकेटेड वर्क कर रहे हैं आप तो। अदरवाइज जो जनरल वर्क कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉल कैलेंडर बना के रखिए, हफ्ते भर का लटका के रखिए कि भाई ये हमारा डेट है, इस डेट में ये काम करना है, इस डेट में ये काम करना है, इस डेट में ये करना है। तो अपने शेड्यूल को बनाइए। शेड्यूल को कुछ लोगों को ध्यान देते हुए अपने शेड्यूल को 168 घंटे यानी एक हफ्ते का शेड्यूल बनाइए। ये हो गया आपको कि टाइम वेस्टर से कैसे बचें, शेड्यूलिंग कैसे करें। अब एक लास्ट चीज जो मैं आपसे डिस्कस करता हूं, ये थोड़ा टफ है, लेकिन इसको आप स्क्रीन पर देखिए तो आपको ये समझ में आएगा कि उतना टफ नहीं है। ये हम क्वाड्रेंट के जरिया मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें समझाते हैं। तो क्वाड्रेंट में एक होता है एक्स एक्सिस, जो नीचे दिख रहा है ये आपको एक्स एक्सिस है, और ये जो है वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये वाई है, दो एक्सिस है। अब इस एक्सिस पे हमने रखा है इंपॉर्टेंट काम, और इस पे रखा हमने अर्जेंट काम। तो कि भाई काम या तो इंपॉर्टेंट होगा या अर्जेंट होगा, या इंपॉर्टेंट अर्जेंट दोनों होगा, या अर्जेंट नहीं होगा सिर्फ इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे 4 तरह के काम होंगे। पहला काम होगा जो इंपॉर्टेंट तो है अर्जेंट नहीं है, दूसरा होगा कि ना इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है, तीसरा होगा कि इंपॉर्टेंट भी है अर्जेंट भी है, और चौथा होगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। अब अगर ये आपकी समझ में आ रहा है
तब इस पे हम आराम से आपको बता सकते हैं कि आपका जो इम्पोर्टेंट काम है, अगर आप उसको इस तरह से समझेंगे कि भाई ये इम्पोर्टेंट काम है हमारा, तो यहाँ पे जो काम है, एक जहां पे है, ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। और जैसे 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 बढ़ रहा है, इसका इंपॉर्टेंस घट रहा है। जैसे आप यहाँ लास्ट में आए, ये बहुत अनइम्पोर्टेंट हो गया, मतलब बहुत कम इंपॉर्टेंट काम है। इसी तरह से यहां से आपका ये बढ़ रहा है, ये आपको जो है इंपॉर्टेंट, अर्जेंट है यहां से, और ये अर्जेंट बढ़ता जा रहा, बढ़ता यहां जाके एकदम लो हो गया, यानी हाई है यहां लो हो गया। तो पहला जो ये है खाना, इसमें वो काम है जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। दूसरे खाने में न इंपॉर्टेंट है न अर्जेंट है, तीसरे में इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, और चौथे में इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। अब इसमें हम किस खाने में रहें, इसको फिर से एक थोड़ा और सिंपल वे में समझ लीजिए कि अर्जेंट क्या है। से मान लीजिए आपके पास अचानक फोन आया कि आपके एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, अब वो दोस्त आपका हॉस्पिटल में है, आपको उस दोस्त के पास जाना है। अब ये काम आपका जो है कहाँ होगा, 1 में होगा, 2 में होगा, 3 में होगा कि 4 में होगा? अभी देखिए ये काम आपका 3 में होगा, क्योंकि दोस्त है तो आपको जाना है, अब अवॉइड नहीं कर सकते। अब अर्जेंट है, अभी जाना है, भाई दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं क्या हो जाए, तो आपको अभी जाना है। तो ये इंपॉर्टेंट भी हो गया और अर्जेंट भी हो गया। ऐसे बहुत सारे काम आपकी जिंदगी में आएंगे, लेकिन बहुत नहीं होंगे। बहुत होंगे अगर आपने बना दिया। जैसे मैंने आपको मिसाल दिया कि आपको 5 अप्रैल को, 4 अप्रैल को एक असाइनमेंट जमा करना था और 20 मार्च को बताया गया, तो 20 मार्च को तो वो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, 21 को भी अर्जेंट नहीं है, लेकिन 3 अप्रैल को वो इंपॉर्टेंट भी हो गया और अर्जेंट भी हो गया। अब आपको उसको करना ही करना है, जल्दी जल्दी करना है। तो जो लोग प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, वो इंपॉर्टेंट जो 1 नंबर है उसको 3 में ले आते हैं, यानी इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, लेकिन वो धीरे 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 करके 1 से करते 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 वो 3 पे आ जाते हैं। क्योंकि भाई 20 मार्च को मुझे बताया गया कि भाई मुझे एक प्रेजेंटेशन क्लास में देना है। अब ये है कि चलो 20 मार्च को मैं क्या करूंगा, अगर मैंने 20 मार्च को काम शुरू कर दिया तो 24 मार्च तक मेरा खत्म हो गया काम, बहुत आराम से ठाठ से मैंने कर लिया। लेकिन मैं अपना टाइम बर्बाद करता रहा, उस काम को आगे बढ़ाता रहा। ये भाई 3 अप्रैल आ गया, 3 अप्रैल में रात हो गया, अब मैं जाग रहा हूँ, जाग के कर रहा हूँ, जो कल सुबह मुझे प्रेजेंटेशन देना, नहीं देंगे तो ये हो जाएगा प्रॉब्लम। तो मैंने उसको 3 क्वाड्रेंट में ले आया। 3 क्वाड्रेंट बहुत डेंजरस है, इससे आपका खून जलता है। अगर यहाँ पे आप हैं तो इसका मतलब आपने अपने टाइम को बिल्कुल गलत तरह से मैनेज किया है, क्योंकि आपके बहुत सारे काम जो है इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है। बहुत सारा काम, जैसे आज आपने कहा भाई बहुत काम है मेरे पास, इसका मतलब यह है कि आप टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आप कहाँ होंगे? सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आप होंगे 1 में, कि भाई इंपॉर्टेंट तो है, अर्जेंट नहीं है, आराम से करेंगे। अरे ठीक है यार, अभी अर्जेंट थोड़ी ना है, बहुत आराम से करेंगे। तो एक सबसे सही क्वाड्रेंट है आपको टाइम, आपकी जिंदगी के लिए। यहाँ ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, यहाँ टेंशन नहीं होगा, यहाँ स्ट्रेस नहीं होगा, यहाँ घबराहट नहीं होगी, लेकिन ये सारी चीजें 3 में होगी। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अवॉइड कर नहीं सकते, लेकिन हमने उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर करके अर्जेंट बना दिया। तो सबसे ज्यादा आपको देखना है कि आपको अपनी जिंदगी में 168 घंटे में सो रहे हैं आप तो कहाँ हैं? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में? नींद, स्लीप किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 1-2 जगह मैं कर रहा था डिस्कशन, लोगों ने कहा 2 में जाएगा। मैंने कहा इसका मतलब इम्पोर्टेंट नहीं, कि नहीं इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है, तो फिर लोग घबराए कि नहीं इंपॉर्टेंट तो है सर। तो मैंने कहा फिर अर्जेंट है, अगर अर्जेंट है तो इसका मतलब 3 में अगर है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप 2-3 दिन से सोए नहीं। अब ये है कि एकदम अर्जेंट हो गया कि बैठे बैठे सो रहे हैं, लुढ़क गए आप,
तो आप 3 में हैं, तो वो तो गलत है। लेकिन अगर आप 7 घंटे की रोज नींद ले रहे हैं तो नींद आपके लिए एक है, इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। इस तरह से खाना खाना इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं। अपने रिश्तेदारों से बात करना इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं। अपनी माँ के पास बैठना, अपने वालिदैन के पास बैठ के उनकी बातें सुनना इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं। दोस्तों के पास बैठना इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं। अपने रिश्तेदारों को फोन करना, उनका हालचाल पूछना इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं। जितने सही काम हैं सब इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं। अब अर्जेंट क्या है? आपने अपनी मदर से, आप हॉस्टल में रह रहे हैं और 3 महीने से मदर से बात नहीं किया, अचानक पता चला मदर बीमार हो गई, आपके लिए आप 3 में आ गए, इंपॉर्टेंट भी हो गया, अर्जेंट भी हो गया। मम्मी से बात करना है, अर्जेंट है, अभी बात करना है। तो आप ये ध्यान में रखिए कि आप 2 तो बिल्कुल ही यूजलेस है। अगर आप ऐसे काम में हैं मशगूल जो ना इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है, तो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। 2 तो बिल्कुल बर्बाद है। 4 ऐसा काम जो अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ही आपको पता नहीं है कि वो काम कैसा है। जैसे घंटी बज रही है, अब फोन की घंटी बज रही है, आपको पता नहीं किसका है लेकिन अर्जेंट है। तो आप खाना खा रहे हैं तो भाई आपने क्या किया, खाना छोड़ते हुए जाके फोन की घंटी उठाई कि भाई हो सकता है कि आपके बॉस का हो सकता है कि कोई घर में खानदान में बीमार हो, उसका हो, पता नहीं क्या है। तो वो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि नहीं? वो नहीं है इंपॉर्टेंट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अर्जेंट हो सकती हैं मगर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनमें आपको रहना नहीं है, क्योंकि ऐसे काम में वक्त क्या बर्बाद करना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो। अब आप कहेंगे भाई फिल्म देखना 4 में नहीं है, क्योंकि फिल्म देखना तो एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको इससे एंटरटेनमेंट मिल रही है तो आप 1 नंबर में है, इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है कि भाई कोई जरूरी नहीं है कि हम ये फिल्म देखें। इस तरह से आप अपने वक्त को इस क्वाड्रेंट में डालिए कि डेली वक्त को आप लिखिए कि किस क्वाड्रेंट में है और उसको एनालाइज कीजिए और देखिए कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त 3 में गुजार रहे हैं तो आप एक प्रॉब्लम में हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वक्त अगर आप 1 में गुजार रहे हैं तो आप अपने टाइम को सही तरह से मैनेज कर रहे हैं। तो ये जो मैं आपको दिया है, इसको आप अपने टाइम को मैनेज किस तरह कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए एक चेकलिस्ट बना लीजिए। तो इस तरह से आप बहुत ही अच्छी तरह से अपना टाइम मैनेज कर पाएंगे। ओके, हेलो, जस्ट 1 मिनट। जी जी सर, सब लोग हाँ हैं। ये अब ये सवाल अगर किसी का है तो वो सवाल अब लेंगे। हमने खास तौर से सवाल के लिए 15 मिनट रखा है। सर तो मैं जी हाँ, कौन पूछ रहे हैं? सवाल किनका है ये? सवाल पूछ रहे थे सर, मैं अभी बोल रहा हूँ। नदीम साहब, जी आप सर, देखिए, जी सर, पूछिए जी सर, अटेंडिंग से। बात कर ले रहा हूँ सर। जी मेरी आवाज जा रही है? अब जिनको हाँ, भी आवाज आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आवाज। जी, जिन भी अटेंडेंस को क्वेश्चन करना है सर से हैंड रेस कर सकते हैं और क्वेश्चन रख सकते हैं अपना। फारूक सर, अस्सलाम वालेकुम सर। फारूक सर, वालेकुम अस्सलाम। आज की क्लास बहुत अच्छा रहा सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सर सवाल है तो आप कर सकते हैं। कोई बात समझ में नहीं आई, किसी बात नहीं पे नहीं, बिल्कुल मैं एक दो चीज कहना चाह रहा हूँ सर।
पहला तो ये है कि अगर कल का क्लास मेरा मिस हो गया था, नेट खत्म हो गया था, अगर रिकॉर्डिंग हो तो मिल जाता तो बड़ी अच्छा होता। ये बात तो शायद अली साहब बता सकते हैं। जी जी। और दूसरा ये है सर कि जी जी दूसरा ये जी है। फैजुर रहमान साहब, जी सर। साहब मैं जी, आप ग्रुप में हैं सर? आप ग्रुप में हैं फैजुर रहमान? जी सर। जी सर। तो ग्रुप में तो वीडियो के तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरे से जैसे आज की क्लास खत्म होंगे तो आज शाम में वो ग्रुप में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो जी सर, ये इन केस कभी सर से अगर कुछ एडवाइस लेना हो तो सर का मेल आईडी मिल जाता या नंबर मिल जाता जी, तो बड़ी। वो कर लेंगे। फिलहाल तो आप लोग अभी क्लास अटेंड कर लीजिए। और रिकॉर्डिंग का है कि हम लोग ईमेल से ही रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, लिंक, और व्हाट्सएप पे भी भेज रहे हैं। तो थोड़ा सा वक्त निकाल के जब जी तक सर। आप लोग उसको या तो ऑनलाइन सुन ले या डाउनलोड कर ले। मैंने कल भी ये चीज कहा है जी कि जी। स्पेस जो है ना क्लाउड पे लिमिटेड है। 1 से 2 दिन 3 दिन से ज्यादा नहीं रह पाता है, वो ओवरराइट हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो आप लोग इधर डाउनलोड कर लीजिए या ऑनलाइन सुन लीजिए। अगर रखना है फ्यूचर में रेफरेंस के लिए तो लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे लोकली डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल पे उतना सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। और ओके। वो भी नहीं कर, किसी वजह से कर पाए, डिलीट हो गया है, तो एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग सेशन जितने भी हैं हो जाते हैं कंप्लीट, तो हम लोग फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। जी जी। वो जी करिए। सर। दूसरा है कि बाकी लोगों का भी हम लोगों ने ईमेल आईडी ये दे दिया है। आप अपने अभी तक तो ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, उसके बाद जब आपको ये बनेगा वी आर हियर, विल सपोर्ट यू। जब उतना वो सपोर्ट करें, बाकी आप उनसे यू विल गेट कनेक्टेड, ठीक जी है। सर। और कोई जी सवाल है? जी। नहीं सर, शुक्रिया बस। ओके। जी, मोहम्मद रिजवानुल्लाह साहब, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मोहम्मद रिजवानुल्लाह, आप अपना माइक अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं सर से। आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। सवाल जी कीजिए। वालेकुम सलाम, आप अपना हाँ, सवाल वालेकुम कर सकते अस्सलाम। हैं। अस्सलाम हाँ, वालेकुम। रिजवान साहब बताइए। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल रिजवी सर से है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरे पास मैंने सुना, काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी सारे क्वेश्चंस के सवाल भी इस ट्रेनिंग के दौरान मिल चुके हैं। बट एक सवाल है मेरे पास, जिसके पास वक्त कम हो और बहुत सारे सिलेबस को पढ़ने के लिए, तो उसे कैसे टाइम मैनेजमेंट करके और कैसे पढ़ा जाए उसको कि वो पूरा का पूरा रिकवरी हो जाए इन कम टाइम में। अच्छा, ये देखिए ऐसा है कि इसका मतलब ये है कि आपने पहले अपना टाइम सही मैनेज नहीं किया, कि यस सर, बहुत यस सारा सर, आपको एक साथ पढ़ने के लिए आ गया। ठीक है, श्योर चलिए श्योर। कोई बात नहीं है। अब आप कैसे, तो अब आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि भाई ये बहुत सारे में सबसे जरूरी क्या है, और उसको आप प्रायोरिटाइज कर लीजिए 1 2 3 पे, कि सबसे जरूरी अगर मान लीजिए आपको 100 चैप्टर हैं और यस 100 चैप्टर में आपको लगता है कि 10 चैप्टर सबसे जरूरी हैं, तो सबसे पहले उन 10 चैप्टर को पढ़िए। अपना जो पूरा टाइम है उन 10 चैप्टर पे फोकस कीजिए। फिर उसके बाद देखिए कि उसके बाद क्या जरूरी है, तो आप प्रायोरिटाइज करके उसको हटा दीजिए जो आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है। सबसे पहले तो डिक्लटर कीजिए, मतलब भीड़ को कम कीजिए, जो जरूरी है उसको पढ़िए। और दूसरी ये है कि पढ़ के समझ लेने के लिए आप नोट के साथ पढ़िए, ताकि आप पढ़ने के बाद एक नोट बन जाएगा। नोट एक समरी हो जाती है कि जो चीज आपने 2 घंटे में पढ़ी, आपका जब नोट बन जाएगा तो उसी को आप 15 मिनट में पढ़ लेंगे। तो फिर चूंकि आप नोट में आप उसकी जो आपने पढ़ा है उसकी बहुत ज्यादा जरूरी चीजें नोट कर लिया आपने, और वो जरूरी इंपॉर्टेंट है। फिर दोबारा जब आपको पढ़ना है तो 15 मिनट में पढ़ लिया आपने। तो इस तरह से आप अपने पढ़ने को रिड्यूस करते जाइए, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको एक आदत की तरह बना लेंगे तो बड़ा से बड़ा सिलेबस आप आसानी से कम वक्त में। नोट राइटिंग की आदत बनाइए, राइटिंग की आदत बताइए।
इम्पोर्टेंस को उसको प्रायोरिटाइज कर लीजिए, टॉपिक्स को इम्पोर्टेंस के, एग्जाम के इम्पोर्टेंस के हिसाब से, और उसके बाद पढ़ाई अपनी बहुत ही प्लान्ड वे में कीजिए, बिना वक्त बर्बाद किए हुए। बिल्कुल, शुक्रिया सर। वेलकम रिजवान साहब, उम्मीद है मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। काफी अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है किन्हीं को सर से, हैंड रेज कर ये सकते हैं। मोहम्मद नदीम अल नासिर जो हैं वो शायद सवाल करना चाह रहे हैं। नहीं सर, सवाल नहीं था सर मेरा, मैं अटेंडेंस अच्छा, बोल रहा हूँ सर कि वो क्वेश्चन attendance करना बोल रहे हैं। चाहते। हाँ जी ठीक सर। ठीक है नदीम साहब, कोई बात नहीं। जी सर। कोई और सवाल करना चाह रहा है? जी सर, वही बोल रहा था सर मैं कि अगर कोई सवाल करना चाहते हो सर से तो हैंड रेज कर सकते हैं। ये वसीम अकरम ने अपना हाथ उठाया है। जी सर। वसीम साहब आप अनम्यूट कर लीजिए और अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। वसीम अकरम, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए आप और सर से सवाल कीजिए। हाँ वसीम साहब, अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। हेलो, लग रहा है सर उधर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है सर, नेटवर्क आता जाता रहता है सर। कोई बात नहीं है, देख लीजिए। एक जी रियाज सर। साहब ने हाथ उठाया, इनसे पूछिए अगर ये कर। रियाज साहब आपको आवाज आ रही है तो आप अनम्यूट करके अपना सवाल कर सकते हैं। एसएम रियाज, आप अपना माइक अनम्यूट करके सर से सवाल कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि जब हम काम, मैं अभी कुवैत में हूँ, जॉब कर रहा हूँ और जी सर, तो मैं अपना काम का शेड्यूल बनाना चाह रहा हूँ और भी इसमें ऑफिस वर्क है और कुछ और भी अपना वर्क है, तो उस चीज़ को, टाइम को सेट करना चाह रहा हूँ। उसी में घर का भी प्रॉब्लम है, मैं अबू, तो ये सबको सर थोड़ा आप उस पर बताएंगे क्या? ये तो मैंने आपको कहा ना कि जो भी काम है इसको लिख लीजिए और उसको कौन काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ऊपर रखिए। चाहे वो घर का है, चाहे आपके ऑफिस का काम है, उसकी प्रायोरिटी बनाइए कि क्या प्रायोरिटी है आपके लिए उस काम की। और प्रायोरिटी को आप जो है 4 या 5 बनाइए, 1 2 3 4 5। 1 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, काम के आगे लिख दीजिए 1, इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 लिखा आपने तो नेक्स्ट में है, 3 4, 5 से ज्यादा प्रायोरिटी लेवल मत बनाइए। 5 प्रायोरिटी लेवल का मतलब है कि सबसे पहले आप जो 1 है उसको करेंगे, फिर 2 को करेंगे, फिर 3 को करेंगे, फिर 4 को करेंगे, फिर 5 को करेंगे। हर काम की एक प्रायोरिटी नंबर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा ये 5 लेवल बनाइए। 4 बनाइए तो और अच्छी बात है, 3 बनाए तो उससे भी अच्छी बात है, लेकिन 3 से कम शायद नहीं हो पाएगी। बहुत से लोग बहुत सारी प्रायोरिटी बनाते हैं, 7 8 6, लेकिन आप जो है कम से कम प्रायोरिटी बनाइए, मगर उसको प्रायोरिटी बना के जिस तरह से आपने बनाया है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे ऑफिशियल हो, उसको उस तरह से कीजिए, तभी आप कर पाएंगे। और उसको बाकायदा लिख लीजिए अपनी डायरी में। एक हफ्ते को बैठ के प्लान कीजिए, उसमें आपका 15 मिनट आधा घंटा वक्त जाएगा, लेकिन वो प्लानिंग जो है पूरे हफ्ते आपको बड़ा पुरसुकून रखेगी कि आपने लिख दिया कि भाई हमें ये काम करना है, इस तरह करना है, और जिस वक्त में जो काम आपने सोचा है उसको उस वक्त में कीजिए, उसको टालिए मत। अगर सुबह उठ के आपने रखा है कि भाई 15 मिनट मुझे कुरान शरीफ पढ़ना है या सुनना है, अब जैसे मैंने बनाया है कि मैं जब साइकिलिंग करता हूं तो वो साइकिलिंग करते वक्त में मैं कुरान शरीफ विद ट्रांसलेशन सुनता हूं।
तो मेरा बिल्कुल फिक्स टाइम है कि भाई आधे घंटा मैं साइकिलिंग करूंगा और उस आधे घंटे में क्योंकि मेरा जहन बिल्कुल खाली है, मैं बहुत सुकून से कुरान शरीफ विद ट्रांसलेशन सुन लूंगा। तो मेरा 2 काम एक साथ हो गया और दोनों इंपॉर्टेंट है। अब ये है कि भाई अनइम्पोर्टेंट कोई नहीं है, भाई साइकिल चला रहे हैं तो सिर्फ पैर चल रहा, हाथ चल रहा, दिमाग तो चल नहीं रहा, कान जो है वो सुन सकते हैं, तो हमने उसको कर लिया। इस तरह से अगर आप 2 या 3 काम को कंबाइन कर सकते हैं, जिसको मल्टीटास्किंग कहते हैं, तो आप बहुत सारा वक्त बचा सकते हैं। नमाज पढ़ना है तो भाई नमाज पढ़ने का वक्त फिक्स कर लिया। अब पूरी नमाज 5 वक्त जो पढ़ते हैं 20 मिनट है, लेकिन कितने मुसलमान नमाज पढ़ते हैं? आप देखिए, ये बैड टाइम मैनेजमेंट की पहचान है। कितने हिंदूज जो हैं वो बाकायदा जो है अपना जाप करते हैं, ये करते हैं, टाइम मैनेजमेंट का। कितने क्रिश्चियंस हैं जो बाइबल पढ़ते हैं। तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, चाहे वो घर का काम हो, चाहे ऑफिस का काम है, चाहे आपका स्पिरिचुअल वर्क है, सबके लिए आप एक प्रायोरिटी नंबर दे दीजिए। उस नंबर को 1 2 3 4 5 कर दीजिए। इंशाल्लाह आप बिल्कुल कामयाब होंगे, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। थैंक यू सर। शुक्रिया। 3-4 लोगों ने हाथ उठाया हुआ है। ये वसीम साहब, आप अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। वसीम साहब, सर ये हेलो 4 लोगों ने हाथ उठाया। वसीम, वालेकुम सलाम। वसीम साहब, हाँ वसीम साहब पूछिए सवाल। सर मैं राशिद बोल रहा हूँ। हाँ राशिद साहब पूछिए, सवाल पूछिए। सर आपने जैसे बोला मतलब आपका जो काम करने का तरीका है ना उसको भी देखना पड़ेगा, बट हाँ क्योंकि हम जो काम करते हैं ना हम अपने हिसाब से तो उसको सही करते हैं, बट हमको हाँ रशीद साहब बताइए। हाँ रशीद साहब, उनकी आवाज कहीं पे ये हो गई है। रशीद साहब, रशीद साहब को कोई शायद प्रॉब्लम है। नहीं तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है आप ऐसा कीजिए कि सबका सवाल एक एक करके सुन लीजिए और जिसका ऑडियो ऑन रहेगा वो उसका वो जवाब सुन लेंगे। जिनका भी जिनको सवाल करना अनम्यूट करके सवाल कर लीजिए अपना, मैं सुन लूंगा, फिर इंशाल्लाह मैं जवाब दे दूंगा। सर सक्सेसफुल स्टूडेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताया जो आपको, टाइम मैनेज कीजिए, फोकस रहिए। पहले सेशन में हमने वही बताया कि सक्सेस के लिए क्या करना है। पहला जो हमने बताया था पहले सेशन में वही तो बताया था कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना है। किस तरह से कदम उठाना चाहिए सर, उसके बारे में बता। अपना गोल, अपना जो गोल है, जो मकसद है, इसको लिख लीजिए कि मुझे जिंदगी में ये काम करना है। फिर लिखिए कि उसको करने के लिए क्या करना है, और फिर बनाइए कि भाई हमें इस करने को किस तरह से करना चाहते हैं। फिर अपने टाइम को मैनेज कर लीजिए, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, सीरियस होना बहुत जरूरी है, सीरियसली उस पर वर्क करना बहुत जरूरी है। हाँ नदीम अल नासिर साहब, आप अपना सवाल अनम्यूट करके कर सकते हैं। सर मैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। मुनीम साहब बात कर रहे हैं, अब्दुल मुनीम साहब। जी सर, मैं 11th गिलानी साहब अपना सवाल कर सकते हैं सर सुन रहे हैं। मैं अपना कर सकता हूँ। कौन बोल रहे हैं? अब्दुल मुनीम साहब। यस सर, मैं अब्दुल मुनीम गिलानी बोल रहा हूँ। सर मैं ISC फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ जी। मैं अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकता हूँ सर? बस वैसे ही जैसे बताया कि अपने टाइम को आप बांट लीजिए, अपने टाइम को प्लान कर लीजिए कि हम एक हफ्ते में 168 घंटे होते हैं, हमको इसका अपना वक्त कैसे कैसे बिताना है, उसको लिख के बनाइए कि हमें पढ़ना इतने देर है, एक्सरसाइज इतने देर करना है, ये मतलब सारे वक्त को अपने घंटे घंटे को आप प्लान करिए एक हफ्ता, और उसको करके देखिए कि उससे आपको क्या फायदा होता है। प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग, प्रायोरिटाइजिंग, इससे आप जो है अपने काम को, अपने वक्त को अच्छी तरह यूज कर पाएंगे।
ठीक है सर, शुक्रिया सर। जरूरी काम को लिख लीजिए, पढ़ना एक जरूरी काम है, सबको लिख लीजिए, लिख के प्रायोरिटाइज कर लीजिए। ठीक है सर, शुक्रिया सर। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आई बिलीव इसको कंक्लूड किया जाए डॉक्टर साहब आज। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई सवाल नहीं है तो लेट्स कंक्लूड इट ना। इसको कंक्लूड करने के लिए आज जो मैंने डिस्कस किया है वो किया है रिसोर्स मैनेजमेंट पे। और रिसोर्सेज जो हैं वो 3 तरह के हैं। वक्त एक रिसोर्स है, पैसा दूसरा रिसोर्स है, आपके रिश्ते तीसरा दूसरा रिसोर्स है, चौथा रिसोर्स है आपका नॉलेज, आपने जो गैदर किया है। आज हमने बात की है सिर्फ और सिर्फ टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसको कैसे मैनेज करें। मैंने आपको कुछ टाइम वेस्टर्स बताए हैं जिनको आपको नहीं करना है, आप उसको वेस्ट करना, उनको अवॉइड कीजिए टाइम वेस्टर्स को। उसके बाद अपनी टाइम की शेड्यूलिंग कीजिए हफ्ते भर की। हफ्ते में जो 168 घंटे होते हैं उनको शेड्यूल कर लीजिए और आज ही से शुरू कीजिए। आज आप शेड्यूल कीजिए कि भाई कल सुबह से हम 1 हफ्ते तक अपने टाइम को शेड्यूल करते हैं। तो आप 5 से लेके 12 तारीख तक आप अपना शेड्यूल कर लीजिए और शेड्यूल करके देखिए कि भाई आपको उसमें कितनी कामयाबी मिलती है। 1 हफ्ते के बाद आपको लगेगा सेंस ऑफ अचीवमेंट कि हमने कुछ अचीव किया, आउटपुट किया। तो आपको आउटपुट मिलेगा कि जैसे 1 हफ्ते में हमारा कुछ आउटपुट हुआ जिसको आप देख पाएंगे। तो मेरे ख्याल में अगर आप इस तरह से अमल करेंगे तो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लीडर बनेंगे और आप कामयाब होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आज इसमें रहने के लिए। Thank you, sir. Thank you very much for this beautiful session, sir. Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू भाई रहमान साहब, अहमद अली साहब, डॉक्टर काशिफ एंड फारूक साहब, नदीम अल नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर कासिफ सर। जी मैं मौजूद हूँ। ये रहमान साहब, बस एक रहमान साहब आप। जी सर। जी उबैदुर रहमान साहब आप हैं? नहीं है सर। अच्छा नहीं वो है नहीं सर। है। अच्छा आलम साहब, ये अहमद अली साहब हैं? जी सर। जी सर, बोलिए सर। अहमद अली साहब हैं या डॉक्टर काशिफ, कौन बोल रहे हैं आप या नदीम जी साहब बोल रहे हैं? मैं मौजूद हूँ, डॉक्टर काशिफ रजा खान। अच्छा, मैं इससे कर रहा था कि जो मैंने उस पहले दिन रात जो पढ़ाया है इसका ऑडियो या वीडियो मिल सकता है? लिंक हमें अगर भेज दें तो जी सर। इसका लिंक भेज दें अगर, तो इसका लिंक मुझे मेल से भेज दीजिएगा मेरे मैं सर उबैदुल सर को भेज दूंगा, वो आपको भेज देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, थैंक यू। अल्लाह। जी सर, डॉक्टर कासिफ रजा सर। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सभी लोग कैसे हैं? ठीक है सर, सो शुड वी स्टार्ट? इब्राहिम साहब कुछ कहना चाहते हैं? यस यू कैन आस्क प्लीज। 1 मिनट सर। उसमें पे चलेगा। मोहम्मद इब्राहिम शायद कुछ कहना चाहते हैं। इब्राहिम साहब, आप अपना माइक अनम्यूट करके सर से कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। चलिएगा। मोहम्मद इब्राहिम साहब, आप अपना माइक अनम्यूट करके सर से कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। सर 1 मिनट का टाइम दीजिए, हमको कुछ बोलना है। जी सर। जी, जितने भी अटेंडी हैं वो तभी अपना हैंड रेज करें जब उनको कुछ क्वेश्चन पूछना हो, वैसे ना करें। और क्वेश्चन का सेशन जो चलेंगे वो लास्ट में
या फिर सर बोलेंगे कि आप इस क्वेश्चन का जवाब दे, फिर उस समय आप हाथ उठा सकते हैं। ठीक है, सभी थैंक यू सर। पार्टिसिपेंट्स आप को स्टार्ट कर सकते हैं क्लास। आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। यस सर, यस सर। सभी पार्टिसिपेंट्स को हमारा सलाम, ऑर्गेनाइजर्स को हमारा सलाम, बेस्ट ऑफ लक। डियर पार्टिसिपेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ा इमेज मैनेजमेंट, जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में से एक एस्पेक्ट है, लेकिन ये वो एस्पेक्ट है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। असल में हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर कई कंटेंट आप ऐसे पा रहे होंगे जो आपको वन टाइम हेल्प करने वाले नहीं हैं, बल्कि जो वैसे हैं जो आपके हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने बात किया कम्युनिकेशन स्किल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनल इंट्रोडक्शन और इमेज मैनेजमेंट। ये वो फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है या ये वो एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी हैं जिसकी आपको हमेशा ज़रूरत है और ये आपके हमेशा कैंपेनियन रहेंगे, यानी आपके साथ ही रहेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग आज का सेशन में आगे बढ़ें, आज के हमारे सेशन का टॉपिक है प्रेजेंटेशन स्किल्स। सो वी विल बी डूइंग प्रेजेंटेशन स्किल्स टुडे इंशाल्लाह। Before proceeding to that session, I want to do some revision of the previous session. थोड़ा बहुत रिवीजन कर लीजिए और उसमें जवाब दीजिए। कल का हम लोगों ने जो सेशन अटेंड किया इमेज मैनेजमेंट, वो आप सभी लोगों के लिए कैसा रहा? हाउ डू यू फील अबाउट दैट? आप रेज करके हाथ रेज करके जवाब दें। एनीबडी कैन आंसर। इब्राहिम प्लीज। यस इब्राहिम, आप जवाब दीजिए। जी इब्राहिम साहब, आप अपना माइक अनम्यूट करके सर को जवाब दे सकते हैं। हेलो। यस इब्राहिम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपका जो कॉम्बिनेशन स्किल्स के कुछ मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इससे पहले मैं ट्रेनिंग लिया था, कुछ लीडर थे हमारे दिल्ली के रहने वाले, तो उनसे लिया था, मगर जो आपका ले रहा हूँ काफ़ी हद तक बहुत बेहतर है सर, और हमको अच्छा लगा क्योंकि जो मैं पहले कॉम्बिनेशन स्किल का क्लास किया था उससे मेरे को बहुत ज़्यादा बेहतर लगा अभी करने में। प्लस यहाँ जो इंटरनल नॉलेज है वो काफ़ी मेरा गेन हुआ है जी। और मैं काफ़ी सारा नोट बना रहा हूँ आपका भी। ठीक है। हाँ, आप सभी लोगों को माइन्यूट्स लगातार हर सेशन का लेना चाहिए और सारे सेशन को कवर करते रहिए ताकि आपका एक अच्छा नोट्स भी तैयार हो जाए। कुछ सवाल आपसे है। इमेज मैनेजमेंट के जिन कंपोनेंट्स में कल हम लोगों ने बात किया वो क्या कंपोनेंट्स हैं? अगर आप कभी किसी फॉर्मल सिचुएशन में हैं तो आपके इमेज में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं या आइंदा होंगे जिसको आप कॉन्शियसली हैंडल करेंगे? हेलो। जी इब्राहिम साहब, आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं, सर को जवाब दे सकते हैं आप। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि कल एक्चुअल में जो है ना, मैं किसी और ट्रेनिंग में इन्वॉल्व था, जूम के ट्रेनिंग में। ठीक है। अच्छा। तो मैं कल क्लास अटेंड नहीं कर पाया हूँ। हेलो। हेलो। और आप अपने प्रेजेंटेशन में या आप अपनी इमेज को कैरी करने में कौन से कंपोनेंट्स का ध्यान रखेंगे आइंदा? इमेज को कंपाउंड करने के लिए सर, जैसे कि कंपोनेंट्स ऑफ इमेज मैनेजमेंट। एनीबडी एल्स? आप इब्राहिम तो इसमें नहीं थे कल। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन? बुशरा परवीन, यस, आप आंसर दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अगर आदमी फॉर्मल सिचुएशन में है तो उस टाइम सबसे पहले उसको अपना फिजिकल अपीयरेंस जो है, स्टडी ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा। एंड देन पैरालिंग्विस्टिक, मतलब उसको अपने लैंग्वेज को सुधारना पड़ेगा, मतलब लैंग्वेज पे फोकस करना पड़ेगा। एंड देन अबाउट आई टचिंग एंड देन बॉडी लैंग्वेज, ये सब फॉर्मल टाइम में ये
कवर करना पड़ेगा। और जी गुड। दिस इज द आंसर। अब सर मैं फीडबैक देना चाहूँगी कि अभी तक का जो क्लास था मुझे सबसे अच्छा क्लास कल वाली लगी, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी नॉलेज मिली। मैं हमेशा इसमें सोचती रहती थी कि मतलब अपना इमेज कैसे बनाऊं किसी के सामने, मैं हमेशा मतलब इसमें सर्च में लगी रहती थी। बट आपने इसको काफ़ी आसान कर दिया, मुझे काफ़ी चीज़ें मिली सीखने के लिए। एंड इंशाल्लाह मैं आगे से इसको अप्लाई भी करूंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सामने अच्छा इमेज बना सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्लास सर। इंशाल्लाह, विश यू बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। थैंक यू सर। शुक्रिया। एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू आंसर? और किन्हीं को सर के सवाल का जवाब देना हो तो हैंड रेज जवाब कर दीजिए। सकते हैं। Anybody else who wants to participate in the this revision session? मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूं कि अगर मान लिया कि इस वजह से सवाल जवाब में पार्टिसिपेशन कम है या रिवीजन में पार्टिसिपेशन कम है या होमवर्क जो पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं, जो लिख करके दिखा रहे हैं और जो ऑडियो भी ऑडियो प्रेजेंटेशन बना करके भेज रहे हैं, उनकी तादाद कम है। अगर कोई भी पार्टिसिपेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है और जो सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो आपको होमवर्क जो टास्क दिया गया लिखने के लिए या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजने के लिए, तो उसके लिए आप ये फिक्र नहीं करिए कि इंग्लिश में ही करना है। डू नॉट वरी। हो सकता है कि कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे जिनकी अंग्रेजी से ज़्यादा अच्छी हिंदी है या उर्दू है, तो पहले बी मोर केयरफुल अबाउट योर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने पे पहला ध्यान होना चाहिए। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को या अपने स्ट्रेंथ को किसी एक लिमिटेशन की वजह से सारी चीज को कमजोर नहीं कीजिए। मान लिया कि अगर किसी को भी अंग्रेजी अगर थोड़ी कमजोर है या बहुत कमजोर है, तब भी इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता है मेरे नौजवान, कभी भी नहीं होता है कि आप प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हैं। नेवर थिंक लाइक दिस। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मान लिया कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज हमारी स्ट्रांग नहीं है तो हम पर्सनल इंट्रोडक्शन ना दे सकें, ना लिख सकें, या इमेज मैनेजमेंट के बारे में प्रेजेंटेशन हम ना दे सकें, या किसी भी टॉपिक के बारे में प्रेजेंटेशन हम ना दे सकें, या हम इंटरव्यू ना दे सकें। ऐसी बात नहीं है। सो बिलीव इन योरसेल्फ, डेवलप राइट स्किल्स, सही स्किल्स डेवलप कीजिए और जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उनके सही कंसेप्ट को अपने जहन में रखिए। लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज नॉट द मेन एंड सोल डिटर्मिनेंट ऑफ योर कम्युनिकेशन। ये मेन डिटर्मिनेंट नहीं है, ये अकेला डिटर्मिनेंट नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होने के लिए बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं जो ऑलरेडी आपके पास हैं, और अभी तक हम जितने भी सेशंस लिए हैं उन सेशंस का मकसद आपको स्ट्रेंथन करना है। और इवन इफ somebody has this weakness, मान लिया कि हमको अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं आती है कि हम फ्लुएंटली बोल लें, उसके बावजूद अपनी इस वीकनेस के साथ भी हम बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं। इस बात की हकीकत पे यकीन करना आपको चाहिए और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। कभी भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या जानबूझ करके या अनजाने में अपने ऊपर हावी न होने दें। हमसे ये नहीं होगा ऐसा कभी भी नहीं सोचें। कैसे होगा उस सिस्टम को जानने की हमेशा कोशिश करें। कोई काम कैसे होगा उसके सिस्टम को जान लीजिए, आप उस काम कर लें इंशाअल्लाह ताला। कामरान, आप सवाल पूछ रहे थे, सवाल पूछ सकते हैं या जवाब दे सकते हैं। कामरान खान।
जी कामरान कामरान खान सर से आप बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह बहुत कल का क्लास मुझे बहुत अच्छा लगा और सर मैं सॉरी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ आपसे क्योंकि कल मेरी शाम से थोड़ी तबीयत खराब थी, मैंने आप होमवर्क नहीं कर पाए तो उसके लिए थोड़ा सॉरी। और सर इसका ये आपने जो आज क्वेश्चन पूछा है इसका ये तो इमेज मैनेजमेंट के तो 8 होते हैं कंपोनेंट्स। पहले होता है काइनेसिस जो स्टडी ऑफ फेस, हम अपने हमारे चेहरे भी बोलती हैं, हम किसी से बात करते हैं तो उसके इमोशन के जरिया लोगों को पता चल जाता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम क्या फील कर रहे हैं। दूसरा है ऑक्यूलेसिस, आंखों के जरिया भी लोग पकड़ लेते हैं कि स्टडी ऑफ आई कांटेक्ट। जी बंदे के अंदर क्या चल रहा है। हैप्टिक स्टडी ऑफ टचिंग, जिस तरह से हम हाथ मूवमेंट करते हैं या लोगों को पकड़ते हाथ हैं। का मूवमेंट बॉडी लैंग्वेज है, हाथ से टच करते हैं सामने वाले को, जैसे शाबाशी देने में भी टच करते हैं, हाँ हाथ तो मिलाते उससे हैं। भी जी उससे भी फीलिंग्स के वजह से पता चलता है। और उसके बाद और है सर क्रोनोमिक्स है, स्टडी ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम है कि मतलब हमारा आने जाने का, किसी के मीटिंग्स में कोई बुलाता है तो उसमें टाइमिंग पंचुअलिटी ऑफ टाइमिंग की वजह से भी पता चलता है। फिर पैरालिंग्विस्टिक है हमारा लैंग्वेज, फिर बॉडी लैंग्वेज है जैसा कि अभी आपने बताया, और फिजिकली अपीयरेंस है हमारे ड्रेसअप, ड्रेसिंग सेंस और हमारा हेयर स्टाइल, हमारा बॉडी लैंग्वेज, चलने का तरीका, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेरी गुड, शाबाश। थैंक यू। क्या हमारी कोशिश ने आपको फायदा पहुंचाया? जी सर माशाल्लाह, ये बात तो मैं स्पेशली से आपको थैंकफुल हूँ आपका कि हमारी जिंदगी जैसे पता तो बहुत कुछ हम लोगों को रहता है पर हम लोग अमल पैरा नहीं होते हैं और बेमानी ऐसे चलती है जिंदगी। पर आपने जो बताया माशाल्लाह इस बहुत कारआमद है और इंशाल्लाह गौर करेंगे इसके मुताबिक चलने का। अल्लाह का शुक्र है, हमने सारे सेशंस पे हमारा ओपिनियन वैसा ही है, हमने सारे सेशंस को वैसे ही डिजाइन करने की कोशिश की है। ये हो सकता है कि किसी एक सेशन को हमने आपको समझाने की कोशिश की और हम समझा पाए, और कुछ सेशंस को हमने आपको समझाने की वैसे ही कोशिश की लेकिन शायद हम उतना ज़्यादा अच्छा आपको उससे कनेक्ट नहीं कर पाए। ऐसा हो सकता है, ये हमारी लिमिटेशन हो सकती है, तो बात नहीं है। एनीबॉडी एल्स वांट टू गिव आंसर? आज का रिवीजन सेशन हम लोग कंप्लीट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इमेज मैनेजमेंट का जो इस्तेमाल है डिफरेंट जगहों पे, प्रेजेंटेशन में, पर्सनल इंट्रोडक्शन में, स्कूल में, कॉलेज में, अपने क्लास में, किसी सीनियर के साथ, अपने HOD के साथ या डायरेक्टर के साथ या प्रिंसिपल के साथ या वाइस चांसलर के साथ या जॉब में अप्लाई करते वक्त अपने इंटरव्यूअर के साथ, जॉब एम्प्लॉयर के साथ, कंपनी के अंदर अपने कलीग्स के साथ, अपने जूनियर के साथ, अपने सीनियर के साथ, रिपोर्टिंग मैनेजर के पास, etc, किसी अथॉरिटी के पास, सोसाइटी में, पर्सनल लाइफ में, etc। डिफरेंट जगहों पे हमको उम्मीद है कि जो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हमने सिखाया वो आपको इंशाल्लाह मदद करेगा और आप उसके इस्तेमाल को समझ पा रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का सेशन है प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन स्किल्स पे अपनी स्क्रीन हम आपके साथ अब शेयर करना चाहेंगे। प्रेजेंटेशन स्किल्स भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो हम ऑलरेडी जानते हैं, और आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि प्रेजेंटेशन आप लोगों के मुताबिक क्या प्रेजेंटेशन स्किल एक आसान काम है या एक डिफिकल्ट काम है, और अगर ये डिफिकल्ट है तो इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या चीज है? हम चाहेंगे कि अभी आप लोग इस पे हमें जवाब दीजिए। आज के सेशन में कुछ ज्यादा ही इंटरेक्शन करने की कंपैरेटिवली हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग जवाब दीजिए कि प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसा है? इज दिस एन इजी स्किल? ये एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो क्या ये आसान है या डिफिकल्ट है? और अगर ये डिफिकल्ट है तो इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या बात है? आप लोगों में से कोई जवाब दें। जी सर, बुशरा जवाब देना चाह रही है सर। 1 मिनट सर। जी प्लीज। जी कामरान, आप अपना माइक अनम्यूट करके सर को जवाब दे सकते हो। जी सर, आवाज आ रही सर मेरी? जी आवाज क्लियर है आपकी।
जी सर, प्रेजेंटेशन स्किल्स तो बहुत अच्छा होता है। जैसे हम लोग इस क्लासेस में भी, स्कूल्स में भी पढ़ते थे स्मार्ट क्लास के जरिए, वहाँ टीचर हमें प्रेजेंटेशन के जरिए समझाते थे, क्योंकि जो चीज दिखता है वो ज्यादा दिमाग में रहता है ज्यादा दिन तक, और हमें कम्युनिकेट करने में भी आसानी होती है, और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने में, पॉइंट टू पॉइंट समझने में भी आसानी होती है। इस वजह से प्रेजेंटेशन करके अगर हम कम्युनिकेट करेंगे तो मुझे भी बताने में आसानी होगी और अगले को भी समझने में आसानी होगी। कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाएगा। जी, दैट्स ऑल सर। अब एक और इसमें हमारे सवाल में एक सवाल और था कि ये कैसा स्किल है, ये एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो क्लियर है, अभी आपने बता दिया। इज दिस एन इजी वन और दिस इज डिफिकल्ट? और अगर ये डिफिकल्ट है तो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी इसमें, डिफिकल्ट क्या चीज है इसमें? सर मेरे परसेप्शन में तो ये आसान है, अगर व्यक्ति के, इंसान के ऊपर है, जो कर पाता है उसके लिए आसान है। और सर इस पे ज्यादा नहीं बोल पाए। जी ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू गिव आंसर? खास तौर पे वो पार्टिसिपेंट जिन्होंने आज तक पार्टिसिपेशन नहीं किया है। सर एक मिनट सर, फयाजुर रहमान सर जवाब देना चाहते हैं सर। जी प्लीज। जी सर। जी फयाजुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आई थॉट लाइक सर कि ये प्रेजेंटेशन स्किल आसान है। जी। और बेसिकली जो हम किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट पे प्रेजेंटेशन दे या कहीं पे, उसके बारे में हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम शो ऑफ कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जी, उस प्रोजेक्ट के बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम अपने क्लाइंट को समझा सकें, कोटेशन मतलब उसको अच्छे से वो प्रेजेंटेशन दिखा सके उस प्रोजेक्ट के बारे में। जी वेरी गुड, ठीक है। क्या इसमें कोई डिफिकल्ट एस्पेक्ट भी लगता है, आप प्रेजेंटेशन देते हैं? मेन थिंग मुझे जहाँ तक लगता है कि कम्युनिकेशन अगर हो, अगर हम उनसे जैसे बात कर रहे हैं जी, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन हो तो मोर बेटर। और टफ नहीं है सर, क्योंकि प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल मुझे प्रेजेंटेशन देना है, उसको पूरा प्रेजेंट करना है, तो प्रोजेक्ट के बारे में फुल्ली नॉलेज होना चाहिए हमें, उसके बारे में कंठस्थ नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक, वेरी गुड। और सर कल के क्लास में मैं एब्सेंट था, मेरे डाटा हो गया था, तो अगर कुछ रोशनी डाल दें कल वाले क्लास पे तो बहुत मेहरबानी होगी। वो तो ऑनलाइन अवेलेबल होगा अभी मेरे ख्याल से, आप उसको नहीं पूरा हो रहा है डाउनलोड सर, कर लीजिए। मतलब मैंने ट्राई किया था, नहीं हो पाया उससे। अच्छा, आपको अवेलेबल थोड़ा करा मतलब दिया जाएगा फयाजुर रहमान साहब। जी जी, आपको वो लिंक अवेलेबल करवा दिया जाएगा, फारूक सर चलिए से बोल शुक्रिया। कर आपको करवा दिया जाएगा सर। जी 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा क्लासेस दे रहे हैं आप, बहुत मजा आ रहा है। मोस्ट वेलकम, शुक्रिया। एनीबॉडी एल्स? नाउ वी वुड मूव अहेड ऑन प्रेजेंटेशन स्किल्स। अब हम लोग प्रेजेंटेशन स्किल्स में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के सेशन का स्ट्रक्चर क्या है। सेशन का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन की मीनिंग बात करेंगे, दूसरा बात करेंगे हम लोग कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंटेशन, और तीसरा है स्कोप ऑफ कंटेंट, और चौथा है बेनिफिट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट। ये आगे आप देखेंगे, इन चीजों पे से राज उठेगा, पर्दा उठेगा। बीच में मैं फारूक आजम साहब से पूछना चाहता हूँ, फारूक आजम साहब, फारूक आजम आप सुन रहे हैं हमें? फारूक आजम हैं अभी? जी हाँ सर अच्छा, हैं तो सर, पर सर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं वो। अच्छा कोई बात नहीं, सुनिए। जी सर। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी जैसे मैं फोन से अभी लेक्चर लेता हूँ, क्लास लेता हूँ अभी आप लोगों का, जी सर। तो क्या अभी अभी जैसे मेरे स्क्रीन पे सिर्फ जो स्क्रीन हम शेयर करते हैं, मेरे स्क्रीन पे सिर्फ यही स्क्रीन रहता है जो हम शेयर करते हैं? जी सर। जी सर। तो क्या बाकी पूरी जिस तरीके से अगर लैपटॉप पे हम इस्तेमाल करते हैं तो पूरी सारे आइकॉन्स होते हैं, उस तरीके से होता है क्या, या मोबाइल पे ऐसा ही होता है सिर्फ? मोबाइल पे असल में ये ऐसे ही होते हैं सर, क्योंकि मोबाइल पे वो एक एप्लीकेशन के द्वारा खुलते हैं, ठीक है, मगर सिस्टम में एप्लीकेशन के साथ नीचे टास्क बार होते हैं, जो टास्क बार शो करते हैं सर वहाँ पे। तो इसमें वीडियो और प्रेजेंटेशन दोनों एक साथ चलता है या सिर्फ दोनों में से कोई एक चलता है?
सर अगर आपका मोबाइल सुटेबल है, यानी अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं वीडियो को, अगर वीडियो चलते हैं मोबाइल पे तो वो चल जाएंगे सर। अच्छा, जैसे अभी आपकी स्क्रीन पे क्या चल रहा है? मेरा स्क्रीन सिर्फ चल रहा है या फिर वीडियो भी स्क्रीन में दोनों है? नहीं सर, सिर्फ आपका स्क्रीन दिख रहा है, प्रेजेंटेशन स्केल सिर्फ स्क्रीन है? जी यस सर। ये काशिफ साहब, मेरा ठीक है, मशवरा शायद है। लैपटॉप जी शायद लैपटॉप पे अगर हम करते हैं तो वो ज्यादा मेरे काशिफ लिए साहब, काम है। काशिफ अहमद साहब, सर कुछ बोलना काशिफ चाह साहब, रहे मेरा थे। मशवरा अहमद है कि इसको क्लास के बाद इनके साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कर लिया। जैसे अभी अशरफ साहब बात कर रहे थे, मैं कर रहा था, तो हम लोग लैपटॉप से मतलब कनेक्टेड हैं। उसमें क्या जी होता है कि जो स्क्रीन है, यानी प्रेजेंटेशन जो चल रहा है, पीपीटी है या जो भी स्क्रीन शेयर किया वो है, साथ में आपके वीडियो यानी मीन्स फोटो भी जी दिखाते रहेंगे, ठीक है। जी लेकिन मोबाइल की अपने लिमिटेशन है, तो वो लैपटॉप के सारे फीचर्स यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। तो बाकी जी बाकी इसको थोड़ा सा मतलब ये करके ना देख लीजिए, शायद वहाँ पे भी कुछ इनेबल करना पड़े। बट अगर लैपटॉप पे है तो दोनों साथ में आता है, प्रेजेंटेशन एज वेल एज आपके फोटो वीडियो, या वीडियो दोनों फोटो या दिखाता वीडियो। जी होता है, वीडियो दोनों दिखाता होता है, ठीक है। जी ठीक, कोई बात नहीं। हम लोग आगे बढ़े प्रेजेंटेशन स्किल्स में। प्रेजेंटेशन की स्किल्स में पहले इंट्रोडक्शन हम लोग देख लें। प्रेजेंटेशन दरअसल है क्या? प्रेजेंटेशन एक्चुअली अ फॉर्मल स्पीच और टॉक in which a new product, idea or piece of work is shown and explained to an audience। इसमें क्या होता है, आप कोई स्पीच देते हैं, किसी एक टॉपिक पे आप स्पीच दे सकते हैं, किसी एक प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई पीस ऑफ वर्क दिखा सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये 1 to 1 फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि ये 1 to many होता है। जैसे अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप स्टेज पे प्रेजेंटेशन देंगे और आपके सामने कोई एक आदमी नहीं बल्कि आपके सामने एक ऑडियंस होती है, यानी ढेर सारे लोग होते हैं जो आपको सुनते हैं। और प्रेजेंटेशन आमतौर पे शुरुआत में 1 वे होता है, यानी स्पीकर बोलता है, एक्सप्लेन कर लेता है, उसके बाद फिर आखिरी हिस्से में क्वेश्चन आंसर होता है। इसमें कम ही ऐसी जरूरत पड़ती है या इसको कम ही इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है कि बीच में भी इंटरैक्शन हो, ये कम होता है। ये हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन ज्यादातर इसका जो हिस्सा है वो स्पीकर बोलता है, एक्सप्लेन करता है, प्रेजेंट करता है, ऑडियंस उसको सुनते हैं। उसके आखिर में जिस तरीके से हम लोग आज के सेशन को करेंगे या करते हैं, आखिरी में क्वेश्चन आंसर, उसी तरीके से प्रेजेंटेशन का भी आखिरी स्ट्रक्चर ऐसा हिस्सा ऐसा ही होता है। मीनिंग की बात करें, प्रेजेंटेशन इज एन ओरल फॉर्म ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है इन विच यू कम अप ऑन स्टेज एंड एक्सप्लेन अबाउट योरसेल्फ, और you show up and explain any topic, a product, any idea or any piece of work before an audience। ये बात क्लियर है। इसमें हमने अभी मेंशन किया कि this is a formal communication, oral form of communication है। और कैसा है ये? formal communication। क्या formal का मतलब हम लोग जानते हैं? what is meaning of formal and what is meaning of formality? कोई जवाब देना चाहेंगे? 1 मिनट इस पे अब सवाल जवाब थोड़ा कर लें। फॉर्मेलिटी का मतलब समझते हैं? एनी पार्टिसिपेंट? फॉर्मल और फॉर्मेलिटी बहुत कॉमन वर्ड है, हम लोग बहुत बार सुनते हैं, लेकिन हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे नौजवानों को या बहुत सारे लोगों के जहन में ऐसा ख्याल होता है, फॉर्मेलिटी का गलत मीनिंग उनको जहन में रहता है, क्योंकि इस्तेमाल में ऐसा ही है। फॉर्मेलिटी का बहुत बार मीनिंग ऐसा समझते हैं लोग जैसे शो ऑफ। शो ऑफ को फॉर्मेलिटी कहते हैं। ये आम जुबान में ये गलत मीनिंग प्रचलित है। फॉर्मेलिटी का मतलब शो ऑफ दरअसल नहीं होता है। फॉर्मेलिटी का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, और फॉर्मल का मतलब होता है वो कोई भी काम जिस काम को करने के लिए फॉर्मेलिटी ऑब्जर्व करना पड़े, उस काम को फॉर्मल काम कहते हैं। जैसे अगर मीटिंग है
तो मीटिंग को जैसे तैसे नहीं कर सकते, बल्कि मीटिंग करने का एक सिस्टम है। प्रेजेंटेशन जैसे तैसे नहीं कर सकते, प्रेजेंटेशन करने का एक सिस्टम है। जीडी जैसे तैसे नहीं कर सकते, जीडी करने का एक सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम है इस काम को करने का, इसी वजह से अगर किसी भी काम को करने के लिए कोई सिस्टम फॉलो करना पड़ रहा है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन और